नमस्ते सभी को। हम कल मैं बाहर थी तो हम सेशन नहीं कर पाए, तो थैंक यू फॉर अकोमोडेटिंग। हम पिछली बार से शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने देखा था कि दासत्व, स्लेवरी, लेबर, इस पर अर्थशास्त्र में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। और एक बात जो हमने देखी जो बहुत स्ट्राइकिंग है, सनातन धर्म, आर्य संस्कृति और बाकी सबके बीच, ये थी कि जन्म भर दासत्व, कि कोई जन्म से ही दास है और कभी वो उससे छुटकारा ही ना पा सके, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। किसी के लिए कार्य करना, किसी की सेवा करना और उसके लिए वेतन पाना, ये तो ठीक है। अपने आप को, या तो हमने किसी से पैसे लिए हैं और वो चुकाने के लिए अपने आप को प्लेज करना, ये सब भी ठीक है। परंतु कोई जन्म से ही दास हो और उससे कभी छुटकारा ही ना पा सके, ये कॉन्सेप्ट को कोई स्वीकृति नहीं मिलती है, रादर उसे कंडेम किया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमने रूल्स रेगुलेशंस प्लेजिंग के क्या है, कब किसी को दास माना जाएगा, कब किसी को छुड़वाया जाएगा, कितनी रकम में होता है, वगैरह वगैरह, ये सब हमने देखा। अ, तो उसी से हम आगे अब शुरू करेंगे। लेबर वाली ही बात पर ये कंटिन्यू हो रहा है। इसमें ग्रुप्स की बात है, पर वील कम टू दैट। सो हम है 14वां। पिछला जो अध्याय था वो है वो 13 था। आज जो है हम 14वें से शुरू करेंगे। तो हम है पेज नंबर 298 पर। और संभूय समुत्थानम, संभूय मतलब एकत्रित होकर। तो इसमें जैसे कि आज भी हम देखते हैं ना, यूनियंस, वर्कर यूनियन होती है, फार्मर यूनियंस वगैरह वगैरह, तो इस तरीके की यूनियन की बात की गई है। पर यूनियन इन द सेंस कि ग्रुप ऑफ वर्कर्स एकत्रित आए और वो कोई कार्य ले, जैसे एकत्रित मिलकर वो किसी काम का ठेका ले, एकत्रित होकर कोई प्रोजेक्ट ले। और उन्होंने एकत्रित होकर कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो जो उससे रिलेटेड क्या रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, उस विषय में है। तो हम शुरू करते हैं। पहला ही स्टेटमेंट है, गृहीत्वा वेतनम कर्म अकुर्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दंड सरोध सरोधश्च अकारण। बेसिकली आपने किसी से पैसे तो ले लिए, वेतन ले लिया, ठीक है। गृहीत्वा वेतनम, वेतन ले लिया, ऑफ कोर्स। कर्म अकुर्वतो, वेरी क्लियर, काम ना करो, पैसे ले लो, काम ना करो तो क्या होगा, आपको दंड होगा। और इसको एक्सप्लेन करने का अगर कोई कारण ही नहीं है, तो क्या होगा, आपको जेल भी हो सकता है। सरोध हमने दो अभी तक देखा, सरोध मतलब आपको जेल भी हो सकता है अगर आपने ऐसा किया है तो। परंतु ऐसी परिस्थिति हो कि कोई कैलमिटी आ गई हो, आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो उस स्थिति में क्या, ये तो हो सकता है ना, नेचुरल रीजन, ये तो स्वाभाविक है, ये होता है प्राकृतिक नैसर्गिक कारणों से। तो जैसे हर बार चाणक्य इसको अकोमोडेट करते हैं, इसमें भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, अशक्तः कुत्सिते कर्मणि व्याधव व्यसने व अनुशय लभे। अगर ऐसी परिस्थिति है कि ना कर पाओ, सब करने के लिए सक्षम ना हो, कोई भी कैलमिटी के कारण कोई व्याधि आ गई हो, कोई परेशानी आ गई हो कि आप करना तो चाहो, इंटेंशन आपका ऐसा नहीं है कि ना करना हो, परंतु परिस्थिति ऐसी है कि आप ना कर पाओ, तो ऑब्वियसली अनुशय, अनुशय टू रिट्रैक्ट। आपको, आप कह सकते हो कि अच्छा मुझसे नहीं होगा, या तो आप पैसे वापस दे दो और काम कर दो, या फिर परेण व कारयितुम, या आपको अच्छा मुझसे तो नहीं होगा, परंतु मैं किसी और को नियुक्त करता हूं जो आपका कार्य कर देगा। तस्य व्यय कर्मणा लभेत। अच्छा, अब जो और किसी व्यक्ति को आपने जो सब्स्टिट्यूट करके रखा है, ऑब्वियसली उसका जो वेतन है वो आप भरोगे, अगर हम नहीं कर पाए तो, ठीक है। तो वेरी ऑब्वियस जो आज भी होता है। तो दिस क्लॉज टू से कि अच्छा, पैसे लिए हैं तो कार्य करना है, परंतु कुछ कुछ परिस्थितियों में देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, there are always exceptions to a specific rule, to take care of unknown, to take care of uncertainties, या चीजें which are out of your कंट्रोल, जो रिस्क फैक्टर की बात है ना। तो हम, आप ये क्लॉजेज, आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये सब कवर करो और ये स्पेस आप दो लोगों को। उसके आगे क्या है, हाँ उसके आगे वो कहते हैं कि पर ऐसा क्लॉज हो गया हो कि आपका काम मैं ही करूंगा, तो आप किसी को मत दीजिए। और सामने वाले ने भी कहा है कि हाँ मेरा काम तुम ही करना, मैं किसी और को नहीं दूंगा, एटलीस्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। अगर कोई भी साइड उससे मुखर जाता है, उस बात से पीछे हट जाता है, दूसरे को कहे बिना या दूसरे को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, तो ऑब्वियसली उसमें भी दंड दिया जाएगा। फिर कर्म
निष्ठापने भर्तुः अन्यत्र ग्रहित वेतनो न असकामः कुर्यात्। सम ऑफ दीज आर वेरी वेरी कॉमन सेंसिकल। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपने किसी से पैसे ले लिए हैं, आपने किसी का पैसा ले लिया, काम खत्म नहीं किया अभी, तो वो हुआ नहीं है, फिर भी आपने दूसरे के पैसे भी ले लिए और काम वहां पे शुरू कर दिया, तो नहीं, ये नहीं कर सकते आप। एक काम पूर्ण करेंगे, उसी के बाद दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे। तो ये भी उन्होंने कहा है। ऑफ कोर्स इफ इट इज अ गाइड तो अलग चीज हो गई, ग्रुप है तो वो दे मैनेज द रिसोर्सेज, तो वो एक चीज है। परंतु बेसिकली वो कह रहे हैं कि जिसका भी आप कार्य ले रहे हो, यू हैव टू सी इट टू कंप्लीशन। ऐसे नहीं कि एक का ले लिया, उससे पैसे ले लिए, दूसरे का ले लिया, दूसरे से पैसे ले लिए और कार्य में कुछ नहीं किया। तो ये थोड़ा सा वो बता रहे हैं। अच्छा, फिर एक थोड़ा सा इसमें ये है कि उपस्थितम अम, उपस्थितम अकार्यतः कृतमेव विद्यात् इति आचार्यः नेति न इति कौटल्यः कृतस्य वेतनं न अकृतस्य अस्ति स चेद अल्पमपि कारयित्वा न कारयेत् कृतमेव अस्य विद्यात्। तो वो कह रहे हैं कि सपोज कोई कारीगर है, ठीक है, वो कारीगर को वो जहां पे काम है वहां काम के लिए उपस्थित हो जाता है, परंतु कोई कार्य करता नहीं है, कोई भी कारण से वो कार्य हुआ नहीं है नहीं कुछ। तो फिर क्या, तो उसको वेतन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो कुछ आचार्य कहते हैं कि एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज प्रेजेंट, वो काम करे या ना करे डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज प्रेजेंट उसको पैसे मिल जाने चाहिए। अब नहीं काम करने के दो कारण हो सकते हैं, या तो जो स्वामी है जिसने काम पर रखा है, जो एम्प्लॉयर है, उसके पास काम ना हो, दूसरा वो जो है वो कार्य ना करे। तो सेकंड केस में तो ऑब्वियसली पैसा नहीं मिलना चाहिए, बट पहले केस में क्या है ना, तो इधर थोड़ा सा, क्योंकि वो आई थिंक वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाली सी बात है। कौटिल्य कहते हैं कि नहीं, सिर्फ उपस्थित होना इससे कार्य हो गया, ये नहीं इससे वेतन मिल जाए, ऐसे नहीं। क्योंकि कृतस्य वेतनम न अकृतस्य, कुछ काम नहीं करने का कोई वेतन नहीं होता है। परंतु सचेद अल्पमपि कारयित्वा, सपोज काम बहुत नहीं है, थोड़ा सा ही है, फिर भी उसको वेतन जो आपने नक्की किया है वो तो उसको आपको देना है। तो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल काम ना करो तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु थोड़ा सा भी करा है, ठीक है, तो जो भी कार्य करा है उस हिसाब से, या जो भी आपका नक्की हुआ होगा उनके साथ, वो आपको उनको कंपेंसेट करना है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, बेसिकली कहते हैं कि जितना आपने सुपर कंडीशन कि ये जो बेंच का कॉन्सेप्ट है ना, जो आईटी, जो ये बेंच का कॉन्सेप्ट है कि आप बस प्रेजेंट हो जाओ, काम करो ना करो, आई थिंक थोड़ा बहुत वो सरकारी से आता है कि बस प्रेजेंट हो जाओ। कोई लोग तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस कि अपना ये लगा देते हैं, फिर करते कुछ नहीं है ना, दे आर जस्ट अवेलेबल। कि सरकारी True, इसलिए true. कार्य होता है कि Yeah. स्वाइप कर दिया फिर कुछ नहीं, आगे स्वाइप कर दिया और फिर निकल गए काम से अपने दूसरे काम के लिए। तो वो कहते नहीं, ऐसे नहीं, Yeah. वो काम तो करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, ओके। फिर हाँ, फिर वो आगे कह रहे हैं कि कई बार क्या है कि कितना कुछ आपने कहा है, संभाषिता संभाषितात अधिक क्रियायाम प्रयासम मोघम कुर्यात्। आपने कुछ तो वेतन नक्की किया है, और वो वेतन कैसे नक्की किया है, कुछ तो काम कितना है, कार्य कितना है, उसके हिसाब से वेतन आपने नक्की किया है, ठीक है। अच्छा, अब उससे ज्यादा हो गया, जितना करा है उससे ज्यादा, संभाषिताद अधिक क्रियाया, उससे ज्यादा, या तो उसने स्वयं से कर दिया, या तो कार्य का स्कोप बढ़ गया, या तो स्वयं से उसने जितना जितना आवश्यक था उससे अधिक कार्य किया है, जो आपके लिए भले आपसे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो पर उन्होंने कर दिया हो। तो वो कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए, प्रयासम मोघम कुर्या। तो जो काम अधिक कर रहा है उसको भी उसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि कर दिया तो फिर टेकन फॉर ग्रांटेड, ये नहीं। He's basically saying अगर कोई ज्यादा कर रहा है then you should obviously compensate for that, and वो उसको जो भी है वो मिलना चाहिए, भले ही आपके वेतन में वो इनिशियली अग्रीड ना हो। अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद वो बेसिकली ग्रुप में कैसे काम करते हैं। तो वो कहते हैं तेन संघभृतः व्याख्याताः तेषाम् आधिः सप्तरात्रम् आसीत् ततो अन्यम् उपस्थापये कर्म निष्पाकं च न च अनिवेद्य भर्तु संघं किंचित अपरिहरे
अपरिय अप अपयेन द्वा। वो कहते हैं कि अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स, से ग्रुप ऑफ प्लम्बर्स, और कोई है, आपको आपने वो उनको कांटेक्ट किया किसी कंपनी को, बेसिकली आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो, और उनको कहा कि हाँ आप मेरे को इतने वर्कर्स भेजो, तो वो कह रहे हैं 7 दिन तक तो आपको जो भी आपके वर्कर्स है वो कंटिन्यू करने पड़ेंगे। 7 दिन के पहले आप वहां से निकालो मत, क्योंकि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब वो इसका मैं प्रयत्न कर रही थी कि इसको रियल कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझे। सो बेसिकली किसी से हमने कुछ वर्कर्स से किसी को हमने प्रोजेक्ट दिया है घर के रिनोवेशन का या ब्रिक्स लगाने का, वट एवर, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी वो ग्रुप है, जो कंपनी है, जो यूनियन है, वो किसी को तो नियुक्त करती है आपके यहाँ कार्य करने को, ठीक है, पर दैट यूनियन हैज द फ्रीडम टू मूव अराउंड पीपल। अगर उनको लगे कि अच्छा मेरा ये वर्कर है, यहाँ मैंने भेजा है, पर अब दूसरे काम उसके लिए आवश्यक है, तो आई कैन मूव दैट पर्सन टू दैट अदर प्लेस, और इनके यहाँ मैं किसी और को भेज देता हूँ। ये फ्रीडम उनको है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु वो फ्रीडम ऑल्सो कम्स विद अ क्लॉज कि 7 दिन तक तो आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि एक दिन आप एक को भेजो, दूसरे दिन आप दूसरे को भेजो, तीसरे दिन आप तीसरे को भेजो, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो एक तो आपको एटलीस्ट 7 डेज तक की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स ऑन द स्कोप ऑफ द वर्क व्हिच इज अंडरस्टूड, पर आपको या वो मेंटेन करना है। और आप जब चेंज भी करते हो तो ऐसे नहीं कि जो आपके एम्प्लॉयर है या जिससे आपको कार्य मिला है, काम मिला है, उसको बताए बिना कर दो। ऐसे नहीं, आप जो भी करोगे न च अनिवेद्य, बताए बिना आप चेंज नहीं कर सकते, आपको बता के चेंज करना होगा, ठीक है, आपको बता के चेंज करना होगा। अगर बताए बिना आप चेंज करते रहे तो फिर जो गाइल्ड है, जो संघ जिसको कहा गया है, यूनियन जिसे कहा गया है, उस पर पनिशमेंट होगा। सिमिलरली जो यूनियन का भाग है, ठीक है, जो बंदा यूनियन का भाग है, वो कहे बिना काम छोड़ दे, तो वो बंदे को भी और यूनियन को, दोनों को पनिशमेंट मिलेगा। कि कहे बिना ऐसे नहीं, आप क्योंकि वेतन वेतन तो अग्रीमेंट हो गया है, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग जाओ विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन, और आप कार्य करने की परिस्थिति में हो तो ऐसे ही आप सटक जाओ, ये भी नहीं चलेगा। इन दैट केस ऑल्सो दंड मिलेगा, यूनियन को आधा दंड और जो बंदा है उसको अधिक दंड। ये सारे जो भृतक बेसिकली जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके अधिकार है, ये वो कह रहे हैं। फिर आगे कि संघभृता संभूय सम उत्थातारो वा यथा संभाषितम वेतनम समम वा विभेजरे। वो कहते हैं कि क्योंकि आपने संघ एज ए यूनियन आपने प्रोजेक्ट लिया है ना, और आपके सारे वर्कर्स हैं, तो जो भी आपका आमदनी होती है, जो भी आमदनी आपकी होती है, वो आप इक्विटेबली सबके बीच शेयर कर दोगे। फिर वो कह रहे हैं कि फार्मर यूनियंस हो, ट्रेड यूनियंस हो, वगैरह वगैरह, उन्होंने भी जो भी उनका राइट फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, जहां जिस 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 भी कार्य में, क्योंकि कृषक है तो पहले बोने का काम है, पहले सीड्स देने का काम है, फिर बोने का काम है, फिर जोतने का काम है, वगैरह वगैरह, ऑल ऑफ दैट। तो वो सब जो आप सॉरी वो सब जो जो भी शुरू से लेके एंड तक जो भी कार्य हुए हैं, वो सब में जिसने जितना कार्य किया है उसको उस हिसाब से उसका भाग मिलना चाहिए। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि विद इन द यूनियन कैसे होना चाहिए, ठीक है। सन्नस्य यथा कृतस्य कर्मणः प्रत्यंशम दद्यु, जो उसका भाग है उस हिसाब से उस जो संघ का भाग है जो मनुष्य, उसको उसका अंश मिलना चाहिए शुरुआत से लेके एंड तक। फिर वो कहते हैं पुरुष उपस्थाने समग्र अंशम दद्यु। जैसे मैं कह रही थी कि शुरुआत में वो कहते हैं कि एक सपोज मैंने किसी का कार्य लिया है और मैं संघ का भाग हूं और मैंने किसी का कार्य लिया है, परंतु कमिट करके फॉर एक्सटर्नल रीजन मैं वो कार्य नहीं कर पाई हूँ। तो एक्सटर्नल रीजन जो मैं वो कार्य नहीं कर पाई हूँ, तो आई कैन सब्सटीट्यूट समबडी, मैं कह सकती हूँ अच्छा मैं नहीं, मेरा भाई कर देगा, ठीक है। और वो कार्य अगर मेरा भाई कर देता है, तो जो भी मेरा भाग है, तो ऐसे नहीं कि अच्छा मैंने सब्सटीट्यूट किया है तो आई लूज आउट ऑन माई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, आई लूज आउट ऑन माई शेयर ऑफ मनी, नहीं, ऐसे नहीं। सब्सटीट्यूशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वैलिड, जो उन्होंने पहले भी कहा है। और इस सब्सटीट्यूशन में जो भी टोटल कार्य हुआ है बिटवीन मी एंड माई सब्सटीट्यूट, वो पूरे का ही समग्र अंश, वो सारा भाग गिना जाएगा और उस हिसाब से मुझे कंपेंसेशन मिलेगा। संसिद्धे
सिद्धेत उधत्पण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशम दद्यु सामान्य ही पथि सिद्धि असिद्धि च। तो वो कहते हैं कि ये संघ में जब ग्रुप ऐसे एकत्रित होके गाइड होके काम कर रहे हैं, व्हाई डू दे डू दैट? क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट सबका एक साथ हो सके, रिस्क मैनेजमेंट सब उसमें होता है जब व्हेन यू वर्क एज अ ग्रुप, राइट, रादर देन इंडिविजुअली। आपको काम स्काउटिंग भी नहीं करना पड़ता वगैरह वगैरह। पर इसे जैसे ही पैसे आते जाए ना, जैसे ही यू जो ग्रुप को पैसे मिले या उनको जो प्रॉफिट्स हो, वो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कीप शेयरिंग। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एकत्रित करे रखो और फिर कहो कि अच्छा अब इतने टाइम बाद वो शेयर करेंगे, नहीं। वो कह रहे हैं ऐसे मत करो। एज एंड व्हेन यू हैव मनी यू शुड शेयर इट, यू शुड एंश्योर कि एवरीबॉडी गेट्स देयर शेयर। क्यों? क्योंकि सिद्धि या सिद्धि ये पता नहीं होता कि कभी फायदा हो कभी नुकसान हो। तो नुकसान में भी सबको भाग लेना है फॉर श्योर, पर जब भी प्रॉफिट भी हो रहा है तो तुरंत ही तुरंत शेयर कर दो। लेट एवरीबॉडी गेट देयर कंपेंसेशन एज सून एज द मनी इज जनरेटेड। दिस इज ऑल्सो व्हाट ही से। बेसिकली इससे ये होता है ना कि क्योंकि ग्रुप में भी पावर स्ट्रक्चर्स तो होते ही हैं, ग्रुप में भी पावर स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो। आप पैसे एकत्रित करके रखा करो और फिर इवेंचुअली फॉर वट एवर रीजन आपको एक्सप्लॉयटेशन का ये मिल जाता है, क्योंकि पैसा जिसके हाथ में हो, इट विल ऑलवेज लीड टू सम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्सप्लॉयटेशन हो ना हो सके या फिर बड़ा नुकसान हो जाए और किसी के हाथ कुछ भी ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इट्स अ बिट ऑफ अ हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट आल्सो दैट इज इन्वॉल्वड इन दिस केस। ऑफ कोर्स आपके और विचार होंगे इस पर, तो अवश्य शेयर करिएगा। वंस आई फिनिश दिस चैप्टर वी विल डिस्कस दैट। फिर वो कहते हैं कि वही प्रक्रांते तु कर्माणि स्वस्थस्य अपि क्रमतो द्वादशपणो दंड न च प्राप्यम अप्रक्रम। दिस इज द सेम थिंग कि एक बार कार्य शुरू हो चुका हो उसपे फिर आप स्वस्थ हो और आप उससे निकल जाना चाहो तो भी ऐसा नहीं चलेगा, यू विल हैव दंड फॉर इट। चौरम चौरम तु अभयम पूर्वम कर्मणाः प्रत्यंशेन ग्राह्ये अदद्यात् प्रत्यंशम अभयम च पुनः स्तेय प्रवासनम अन्यत्र गमनम च। अच्छा, अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि विद इन द संघ, संघ के अंदर बहुत सारे अलग अलग वर्कर्स हैं और कुछ तो फ्रॉड हुआ है, कुछ तो स्कैंडल जैसा हुआ है, ठीक है, पैसे का कुछ इधर उधर हुआ है। और जब इन्वेस्टिगेशन होती है और आपको पता चलता है ना, ये आप अंदर ही अंदर कर रहे हो, यू हैव नॉट गॉन टू द अथॉरिटीज, ठीक है, अंदर ही अंदर कर रहे हो। और अंदर ही अंदर करते समय आपको पता चलता है कि अच्छा, आपको डाउट है कि ये जो कोई है वर्कर, कदाचित इसने स्टे चोरी की हो, चोरी की हो, इसने किया हो और या तो फिर इसको पता है कि स्कैंडल कहाँ का है, ही इज इन्वॉल्व। तो आप उसको अगर ये कहते हो कि अगर तुम मुझे बता दोगे कि क्या हुआ है इसमें, तुमने चोरी की है कि नहीं की है, कितनी चोरी की है वगैरह वगैरह, अगर तुम मुझे बता दोगे, अगर तुम सत्य बताओगे, तो तुमको अभय, तुमको भय की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जो अंश है, तुम्हारा जो शेयर है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जो है वो तुम लौटा दो, जिसकी चोरी हुई है वो तुम लौटा दो, पर जो तुम्हारा अंश है वो तुमको मिल जाएगा और कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा अभय देकर किसी से सत्य बुलवाने की चेष्टा की गई हो और वो सत्य बोल दे, ठीक है, अगर वो बोल दे सत्य कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने इसका इतना भाग चोरी किया है वटेवर, और वो उसे लौटा दे, एटलीस्ट प्रयत्न करे उसे लौटाने का, तो फिर आपको भी आपका शब्द रख कर उसको अभय देना है और उसका जो अंश है, उसका जो शेयर है, वो भी उसे लौटाना है, ठीक है। तो आप जस्ट वो सही निकालने के लिए उनको गौरव से बिकम अ सरकारी गवाह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दैट, एग्जैक्टली दैट, वही आज आज भी हम कर रहे हैं। दैट्स अ गुड एनालॉजी। फिर पुनः स्टे, और अगर वापस ऐसा करता है तो या तो तुम उसे निकाल दो या तो कहीं और भेज दो। तो ऐसे नहीं कि कोई आदत ही पड़ जाएगी, चोरी करो, पकड़े गए तो सच बोल दो, नहीं तो फिर चोरी का चोरी, ऐसा नहीं। इफ दे आर कॉट अगेन देन ऑफ कोर्स दे विल बी पनिश और एटलीस्ट रिमूव फ्रॉम द संघ, वहां से उसे आप निष्कासित कर दोगे या कहीं और भेज दोगे। दैट्स द अदर थिंग। फिर महा अपराधे तो दुष्यवद आचरे।
ये तो छोटा, मतलब ये चोरी की जो बात उन्होंने की है कि ऐसा छोटा मोटा, सपोज नंबर्स इन्वॉल्व हो, इतनी बड़ी बात नहीं हो, किसी का कुछ फ्रॉड इधर उधर हो गया हो, कई बार गलती से हो गया हो, कई बार जान के हो गया हो, तब तो ठीक है। पर महा अपराध है, कोई बहुत ही सीरियस कार्य अगर हुआ हो, बहुत सीरियस कार्य हुआ हो या सीरियस फ्रॉड हुआ हो, बहुत बड़ा अपराध हुआ हो, उस केस में तो जैसे वो दुष्ट हो, जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, तभी तो उनके साथ ऐसा ही आचरण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एवरीथिंग इज फॉरगिवन, सच बोला तो नहीं, इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और वो आपको देखना होगा ऑब्वियसली। सो दैट्स द कॉल विच द संघ हैज टू टेक। फिर जैसे उन्होंने कर्म करो, वैदेहिको, कृषक, फार्मर यूनियंस, लेबर यूनियंस, ट्रेड यूनियंस वगैरह वगैरह, ये सारे इसमें आ जाते हैं। दे ये सभी को इंक्लूड करा है उन्होंने अभी तक, जो भी आता है उसमें। उसी तरीके से याजकाहा, याजक जो ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ करवाते हैं, जो यज्ञ करवाते हैं, उनके भी संघ की बात हुई है। ठीक है, क्योंकि जो आप देखो, जो घर पे जब यज्ञ होता है ना, अब छोटे छोटे यज्ञ में तो अलग बात है, पर अगर अच्छे से यज्ञ हुआ हो, तो उसमें केवल एक ब्राह्मण आके कर जाए ऐसा नहीं होता है। उसमें भी सबका अलग अलग कार्य होता है। कोई सामवेदी ब्राह्मण जो है वो स्तुति करके जो देवता है उनको इनवाइट करते हैं। ऋग्वेदी ब्राह्मण जो है वो कुछ और करेंगे, यजुर्वेदी का काम कुछ और होता है, वो कर्म कांड अधिक करते हैं वगैरह वगैरह। तो अलग अलग ब्राह्मणों का जो अलग अलग वेदों में परीक्षित ये ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, उस हिसाब से उनका भी कार्य होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, वो उधर वायु वगैरह वगैरह अलग अलग उनके भी रोल्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे बाकियों के संघ है, वैसे याजकों के भी संघ है, उनके भी संघ है। और विद इन दो संघ, जिसने जो जो किया है, जो भी यज्ञ करवाने में जिसका जो जो भी रोल है, उस हिसाब से उनको भी उनका जो वेतन है वो मिल जाना चाहिए। नाउ दैट डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस थ्रू विद इन दैट याजका संघ। अच्छा, इसके ऊपर अगर जो यजमान है वो स्पेसिफिक ब्राह्मण को कुछ देना चाहे तो वो अलग चीज है। जैसे हम टिप की बात करते हैं, ठीक है, हमको किसी का स्पेसिफिक कुछ अच्छा लगे और हम उनको ऊपर से टिप दें, वो अलग चीज है, दैट यजमान दे सकते हैं। परंतु जो निश्चित किया हुआ या दान में जो एकत्रित वो ग्रुप को मिलता है यज्ञ करने के लिए, वो सबके बीच उनके कार्य अनुसार डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे जैसे बाकी लोगों को बाकी सर्विसेज को समझा गया है, उसी तरीके से इस चीज को भी एक सर्विस मानकर किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा ये ब्राह्मण है तो उनको छोड़ दो, ऐसा नहीं। एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमेटाइज्ड, और सिस्टमेटाइज होने का फायदा दोनों एंड पे है ना, यजमान के लिए भी है और ब्राह्मणों के लिए भी है। दे कैन ऑल्सो स्टैंडर्डाइज, ऐसे नहीं कि किसी को कुछ मिल गया दूसरे को कुछ मिल गया, ऐसा नहीं। सो इवन दिस थिंग, बिकॉज इट वॉज सच एन इम्पोर्टेंट, तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण भाग था एक गृहस्थ जीवन का, कि बाकी सबके साथ साथ चाणक्य इसके विषय में भी क्लेरिफाई करके मेंशन कर रहे हैं। नहीं तो सबके बीच इट कुड हैव जस्ट बीन अंडरस्टूड, और अगर ये स्पेसिफिकली नहीं लिखते ना, तो हम कदाचित इस बारे में इतना सोचते भी नहीं। परंतु ही इज मेंशनिंग इट, विच ऑल्सो शोज कि ये कितना महत्वपूर्ण भाग था गृहस्थ जीवन का उस समय पर। ठीक है, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अलग अलग जो है उनको दक्षिणा उधर बेसिक याजक संज्ञा पंचवंश लभे, कि कोई सपोज इसमें से भी कोई बीमार पड़ गए, बेसिकली बाकी सब पे जो लागू होता है ना वही इस पे, कि इन पे भी कोई बीमार पड़ गए, तो भी उनका जो स्पेसिफिक कार्य उन्होंने किया होगा, जितना किया होगा, जितने दिनों का किया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि द यज्ञस हैपन ओवर टाइम, तो वो अंश उनको मिलना चाहिए, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि और उसमें, अच्छा ठीक है, उसके आगे ना वो अलग अलग जो कार्य करते हैं, अलग अलग यज्ञों के और अलग अलग कार्यों के जो यज्ञ में किए जाते हैं, उस हिसाब से कौन से ब्राह्मण का क्या शेयर होगा उसका उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, कि ये यज्ञ में जो ये कार्य करे उसका इतना भाग, ये करे तो उसका उतना भाग वगैरह वगैरह, विच वी डोंट नीड टू गेट इनटू, दैट्स टू मच डिटेल। फिर
बृहस्पति यज्ञ का सब बात होता है, सन्नाम कर्म कर्यु। हाँ, फिर कर्मणि असमाप्ते तु यजमानः सीदेत। अच्छा, इसमें वो आगे ये भी बात कर रहे हैं कि दोनों साइड से बेसिकली कोई भी जो ऋत्विक है, जो पुरोहित है, वो यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ सकते। बीमार पड़े, कुछ भी पड़े, क्योंकि वो ग्रुप है ना उसमें भी, तो दे हैव टू एंश्योर कि जो कार्य है वो समाप्त होगा ही। जो उनको दक्षिणा की बात हुई है वो कार्य समाप्ति के अंत में ही मिलेगी। सॉरी, वो कार्य मतलब यज्ञ समाप्ति के अंत में ही दक्षिणा मिलेगी, ये भी बात निश्चित है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि यज्ञ अगर यजमान की ओर से बीच में छूट जाए तो उनका भी इट माइट एंड अप हैविंग नेगेटिव इफेक्ट्स। इसलिए यजमान को भी बीच में यज्ञ नहीं छोड़ देना चाहिए। परंतु अगर सपोज यजमान ठीक ना हो, एक एंड पे तो हमने देखा कि जो काम करने आए हैं या जो इस केस में जो ब्राह्मण है उनकी तबीयत ठीक ना हो, तो क्या करो, उनकी तबीयत ठीक ना हो तब तो क्योंकि संघ है इसलिए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कोई और आके वो कार्य पूरा कर देंगे जो उसी लिनिएज के हो, उसी शाखा के हो, वगैरह वगैरह। परंतु अगर यजमान बीमार पड़ जाए तो क्या, तो क्या वो यज्ञ को आप आधा छोड़ दोगे? नहीं, वो कह रहे नहीं, तो वो उसमें भी आप नहीं छोड़ोगे। तो वो कह रहे हैं ऋत्विजः कर्म समापयः दक्षिणाम हरेयुः, कि फिर भी आप, जो ऋत्विक है वो फिर भी करेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि इदम XYZ इदम न मम, इदम कृष्णाय इदम न मम। जो यजमान है, इदम यजमानाय इदम न मम, जो यजमान के लिए कर रहा हूँ ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। तो वो करके एटलीस्ट फिर भी वो समाप्त यज्ञ करना तो बनता है। असमाप्ते तु कर्मणि याज्यम याजकम वा त्यजेत पूर्व साहस दंड। अगर कर्म खत्म होने बिना, यज्ञ खत्म होने बिना कोई भी साइड अबैंडन कर देता है उनको, तो उनको भी दंड मिलेगा। ये कार्य का भी आप देखिए, सैंक्टिटी इस कार्य की कितनी बड़ी है कि यू कैन नॉट लीव इट। इसमें भी अगर आप नहीं खत्म करते तो बाय लॉ आपको पनिशमेंट मिलेगा। अगेन द महत्व ऑफ कंडक्टिंग द यज्ञास, जिसमें ऑफ कोर्स जो ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था, और यजमान जो गृहस्थ है वो करवाते थे, चातुर्वर्ण के गृहस्थ यज्ञ कराते थे। फिर आगे, हाँ आगे ये है कि कैसे लोगों को आप संघ से बाहर निकाल सकते हो। अः ऐसे जो गाय रखते हो पर अग्नि ना जलाते हो, अग्निहोत्र ना करते हो, जो हाँ बेसिकली यज्ञ याजन ना करवाते हो, जिनके पास इतनी सारी गाय हैं फिर भी यज्ञ याजन ना कराते हो, जो बहुत ज्यादा दारू पीते हो, ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़ के चली जाती हो, जो ब्राह्मणों से द्वेष करता हो, जो गुरु पत्नी से संग करता हो, वगैरह वगैरह। सम ऑफ दीज आर कैटेगरीज ऑफ सीरियस सीरियस क्राइम्स, मॉरल क्राइम्स मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ऐसे लोगों को आप छोड़ सकते हो, आप उनसे सब नाते भी तोड़ सकते हो। दिस इज रिलेटेड टू द संघ, टू द यूनियन, टू द ग्रुप, राइट? क्यों? क्योंकि दे आर कंसिडर्ड पतित एनीवेज। तो इनसे आप नाता तोड़ सकते हो काम के सिलसिले के दौरान। सो दिस इज द चतुर्दश अध्याय। आगे बढ़ने से पहले मैं रुकती हूँ। एनी थॉट्स टू शेयर? किसी को कुछ कहना है इस पर? क्या कह रहे हो आप रोहित? वो जो गवाह का, वो जो आपने कहा था ना, so it's usually not just to find the truth, it's also to always catch the bigger fish, you know, कि तुम्हारे पीछे कौन है वो जानने के लिए। so the person becomes the witness, और जो पैसा उसे रखने दिया जाता है, it's like a compensation, it becomes like a compensation for the risk that this person has taken in confessing against powerful people. Yep, absolutely fair. Absolutely fair. Ajay, can you share what you're saying? So, Ajay is a CA amongst us, और बहुत टाइम बाद आए हैं आज। अजय શું કહે છે? नहीं, he's not here. Okay. हाँ पूनम जी। जी नमस्ते। ये क्या उन लोग को भी अप्लाई करता है, जैसे ये बोल रहे थे जो विसल ब्लोअर्स होते हैं? हम्म। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो
आगे आके बोले कि कुछ गड़बड़ हो रही है, वो खुद उसमें जानबूझ के इन्वॉल्व हो, या होने के बाद इफ दे हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, हु नोज। ठीक है ना, हाँ कई तो बार ऐसा होता है हम्म, कि विसल ब्लोअर्स जो होते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। करेक्ट करेक्ट। तो ये अजय अजय हैज आल्सो रिटन अबाउट विसल ब्लोअर पॉलिसी। तो अच्छा, जो इन्वॉल्व नहीं है और जिसे पता चलता है, तो इनफैक्ट आप देखिए, अभी तक जब भी बात हुई है ना, वाल्मीकि रामायण कह रही हूँ, अर्थशास्त्र में, कि जो इन्वॉल्व है और जो क्रिमिनल कार्य कर रहा है, जो क्रिमिनल है, उसको तो पनिशमेंट मिलेगा। पर वो साथ साथ कह रहे हैं, जो साक्षी, जो वो देखते हो ना, जिनको पता हो, हु आर इन नोइंग ऑफ इट और रेज नहीं करते, उनको भी दंड मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली सेइंग कि आप अगर कोई चीज चल रही हो, वो जानते हो, और आप उसे ना इन्फॉर्म करो, कोई इलीगल चीज चल रही हो और ना इन्फॉर्म करो, और फिर पता चले कि आपको ये बात पता थी, फिर भी आपने नहीं बताया, इवन दो यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट, यू आर लायबल टू पनिशमेंट। So that is the already a big difference here. So rather than, so that is also, so you're basically saying you should become a whistleblower when you know what is going on. तो ये जो बात चल रही है, इसमें जो स्पेसिफिक वो कह रहे हैं, वो तो उसको ही अभय देने की बात करी है जिसने ये करा है। तो अगर जिसने करा है उसको अभय मिलेगा, तो विसल ब्लोअर को तो ऑब्वियसली मिलेगा, बिकॉज विसल ब्लोअर तो होना सबका नैतिक कर्तव्य है, अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन स्टेटेड इन अर्थशास्त्र, कि विसल ब्लोअर होना तो आपका नैतिक कर्तव्य है, एज लॉन्ग एज यू आर इन नोइंग ऑफ इट। आप अगर ना करो तो यू आर लायबल टू पनिशमेंट। There is, I mean, there are two parts here. One is failure to report crime is a crime, even in modern societies. So वो तो part है. But so far as reporting the crime is concerned, there is a power structure or hierarchy imbalance. Hence, the whistleblower policy, where anonymity of the person who reports is assured by the administration on the people who are part of administration. So that comes as a whistleblower, that the informant's information is never leaked by law, and it's duty of the officers of law to protect the informant's identity. So reporting under whistleblower policy versus reporting of a crime have this distinction of anonymity protection. Hence, you always have two policies in the in most modern states also. So I think that is accommodated here. करेक्ट। दो आई थिंक डायरेक्ट अनोनिमिटी की बात एटलीस्ट अभी तक तो नहीं आई है, लेट्स सी आगे क्या होता है। डायरेक्ट अनोनिमिटी की बात अभी तक तो ये नहीं आई है कि अच्छा आप बता दो, बट आई एम श्योर दैट हैपेंड, है ना, क्योंकि हर जगह इनके स्पाइज है। तो स्पाई नेटवर्क से जब ये लोग सच्चाई पता करते हैं, तो ऑफ कोर्स जो इन्फॉर्मर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को तो वो लोग प्रोटेक्ट करते ही होंगे। तो व्हाइल नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, आई एम श्योर इट वाज देयर। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप अजय एंड पूनम जी। और कुछ, और कौन से डिड आई मिस एनी कमेंट्स? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो लेबर लॉज का जो भाग है वो समाप्त होता है, और आगे बेसिकली थोड़ा सा और हाँ पूनम जी, सॉरी। जी, तो ये जो स्पाई नेटवर्क की बात करी जा रही है, ये तो वो भी हो सकते हैं जिसको हम लोग जैसे पुलिस वगैरह में होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, जो खबरी। हाँ, क्रिमिनल्स होते हैं, करेक्ट करेक्ट, है ना, जी जी जी, तो दे विल आल्सो बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस लॉ, राइट? करेक्ट करेक्ट, ऑफ कोर्स। Usually, the whistleblower part is for the civilians. Informants, spies, informant, they operate on a different protection. Whistleblower is for protecting the person who is reporting, who is from the civilian side, but faces the power imbalance structure. Like even in corporates,
whistleblower policy ensures anonymity to protect the employee from being fired for reporting a misdeed by the top management. So something similar which is there, which is the case. Yep. But I'll say again, ये डायरेक्टली जो अभी जितनी क्लैरिटी से जो अजय कह रहे हैं विसल ब्लोअर पॉलिसी, ऐसा एटलीस्ट अभी तक उतने क्लैरिटी से नहीं आया है, नॉट यूजिंग दैट टर्म एटलीस्ट, और इवन यूजिंग एनोनिमिटी. सो लेट्स सी इफ देयर इज मोर टू इट गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा, अभी 15वां अध्याय है. जी. Yeah. So I was reading about this गौतम बुद्ध का शाक्य कुल का जो था ना, उसमें प्रदीप जी, मैंने आपका read किया आवाज था बहुत कहीं कम आ रहा है, थोड़ा सा जोर से बोल पे. Oh, is सकते it? हैं? हाँ, या मेरे को कम आ रहा है, एक सेकेंड. Is it better now? हाँ, यस यस. Yeah, I think the Bluetooth was an issue. So I was saying that कि मैंने भी एक इसमें पढ़ा हुआ था कि whenever there is a whistleblower situation, so if someone is trying to call out something, then it was shown that when they go to the judge or the people who take the judgment, right, they clearly mention that the person who has called out, right, they have to be saved until and unless and they are given special rights to and to survive and ensure that the safety is secured. So it is clear that the whistleblower policy जो आप बता रहे हो अमित जी, it was clearly there कि anyone who has done this activity is given the safety guidance and they are safeguarded as well. Correct. Yes, no, safeguarded, yes. मैं कह रही हूँ anonymity जो है ना, वो anonymity स्पेसिफिक कहीं नहीं है, बट safeguarded है. आई थिंक ये तो शुरुआत में भी when we said धर्मस्थियम का जो ये था, तो जो आपको बता रहे हैं वो साक्षी है या विटनेस है, कुछ भी है ना, उनका तो प्रोटेक्शन आवश्यक है. एंड यू आर राइट. मैं सिर्फ कह रही हूँ कि अनोनिमिटी वाली बात अभी तक एटलीस्ट मैंने नहीं देखी है, एटलीस्ट वो शब्द नहीं आया है कि इनका नाम भी नहीं पता चलना चाहिए. जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल टेक्निकल थिंग. बट आई वुड स्टिल से, अगर आपने पॉसिबल है मेरा मिस हो गया हो, आपके पढ़ने में आया हो, तो प्लीज हाईलाइट करेगा. वुड बी गुड टू सी अगर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ कहा गया हो. Let me find out. Yeah, let me जी. find out. जी. ओके. इसके आगे का है विक्रीत कृतानुशय. अनुशय, अनुशय मतलब रिट्रैक्शन, मतलब कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपने किया होगा, जो भी हम जो दो पार्टीज के बीच हुआ होगा, उसका रिट्रैक्शन या उसका कैंसलेशन इसके विषय में. तो अभी तक तो ये था कि अच्छा आप बेचा, बेसिकली वो कह रहे हैं किस परिस्थितियों में जो ट्रांजैक्शंस है वो कैंसिल हो सकते हैं. तो इसको, इस चैप्टर को हम जल्दी से जाएंगे. वी मे नॉट गो लाइन बाय लाइन बिकॉज आई थिंक सम ऑफ इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड. विक्रिय पण्यम अप्रयच्छतो द्वादशपणो दंड. आपने कोई चीज बेच दी हो, विक्रिय जिसे आपने बेच दी हो, पण्य वस्तु को बेच दी हो, पैसे ले लियो, और फिर अप्रयच्छत ना दो, बेचकर कोई चीज ना दो पैसे लेने के बाद, तो आपको दंड मिलेगा. पर एज यूजुअल किस किस परिस्थिति में नहीं मिलेगा? अगर वो जो कोई प्रोडक्ट आपने बेचने की बात की हो वो ऑलरेडी उसमें कोई दोष हो, तो आप वो चीज नहीं दोगे और आप ऑब्वियसली उसे कैंसिल करके पैसे या तो लौटा दोगे या तो वो वस्तु को रिप्लेस कर दो. ठीक है, तो उसमें कोई दोष हो, ऐसी कोई बात हो, तब तो अलग चीज है. या फिर ऑफकोर्स कोई कैलोमिटी आ गई हो जो आप, जैसे हम हर बार देखते हैं कि उसको स्पेसिफिकली ना कर सको. और वो ना इस टाइम भी देते हैं कि कितने टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है. तो वो कह रहे हैं कि अगर कृषक की बात है तो आप 3 दिन के बाद, 3 दिन का आपको टाइम मिलता है वेयर यू कैन स्टिल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ले बेच, लेना देना हो गया हो, उसके बाद भी आप उसे कर सकते हो. यू कैन स्टिल कैंसिल दैट कॉन्ट्रैक्ट. अगर गोपालकों रिलेटेड कुछ हो, बेसिकली प्राणियों का लेना देना कुछ हो गया हो, बिक्री वगैरह, तो आप उसको भी कैंसिल कर सकते हो विद इन अ गैप ऑफ 5 डेज, अगर उतने, या 4 दिन आई थिंक कुछ तो है. अगर ट्रेडर से रिलेटेड है कुछ, तो वैदेहकानाम एक रात्रम अनुशय,
अगर कोई ट्रेडिंग करता हो, कोई वस्तु की लेन देन हो, तो 1 दिन का आपको समय मिलता है, 1 रात का। अगर जैसे हमका फ्लाइट, इट्स लाइक दिस सेम थिंग ना, अगर 24 घंटे में आप फ्लाइट कैंसिल कर देते हो तो कोई पैसे नहीं कटेंगे। अगर उससे ज्यादा अगर आप कैंसिल करते हो तो आपके सारे पैसे चले जाएंगे। जो क्लॉज अभी है एग्जैक्टली द सेम थिंग, देयर इज अ टाइम गिवन टू से यू कैन स्टिल गो बैक ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन स्टिल कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। और उसका उन्होंने कुछ कुछ ये दिया हुआ है एग्जैक्टली लाइक वी हैव नाउ। व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट वस्तुओं का कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफकोर्स वेरी अंडरस्टूड टू अस कि अच्छा ऐसा हो तो वो कैंसिल हो सकता है, लेने देने की बात हो तो वो हो सकता है। परंतु वो आगे और एक चीज की कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, रिवोकेशन की बात कर रहे हैं, विवाह रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। उसके लिए वो कहते हैं, पेज नंबर 302 पर है, विवाह नाम तु त्रयाणाम पूर्वेशाम वर्णानाम पाणिग्रहणात् सिद्धम उपावर्तनम। वो कह रहे हैं एक बार नक्की हो जाए, एक बार विवाह का निर्णय हो जाए, उसके बाद जब तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ हो, पाणी ग्रहण का जो रिचुअल होता है ना कि वो हाथ, लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दिया जाए, पाणी इज हाथ, और पाणी ग्रहण जो लड़का लड़की का हाथ अपने हाथ में ग्रहण करता है वो पाणी ग्रहण। तो जब तक पाणी ग्रहण का रिचुअल ना हो उसके पहले तक आप उसको रिवोक कर सकते हो, द मैरिज कैन स्टिल बी रिवोक। जो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जो जातियों में होता है विवाह होता है वो कैंसिल कर सकते हो। शूद्राणाम जो शूद्राणाम च प्रकर्मणा, शूद्रों के लिए एंड तक, तो उनकी वो कह रहे हैं कि जब तक कंज्यूमेट नहीं होता हो शादी तब तक आप रिवोक कर सकते हो। सो द टाइम गिवन फॉर शूद्रास इज इवन मोर, कि आप उसके बाद भी विवाह हो जाए पर जब तक कंज्यूमेट नहीं हुआ हो तब तक भी आप उसको रिवोक कर सकते हो। फिर वो आगे कहते हैं, एक सेकंड ना, वो कहते हैं वृत्तपाणि ग्रहणयोः अपि दोषम औपशायिकम दृष्ट्वा सिद्धम उपावर्तनम। सारे केसेस में, अभी तो उन्होंने कहा जब तक पाणी ग्रहण हुआ हो ना हुआ हो तब तक यू कैन रिवोक, शूद्रों में जब तक कंज्यूमेशन ना हुआ हो तब तक यू कैन रिवोक। परंतु अगेन इन सर्टेन केसेस वो कहते हैं कि कंज्यूमेशन हो जाए उसके बाद भी यू कैन रिवोक। इन व्हाट केसेस, जब ऐसे कोई सेक्सुअल डिफेक्ट्स हो, ईदर में, ब्राइड में या ग्रूम में अगर कोई सेक्सुअल डिफेक्ट्स हो जिसके बारे में पहले ना पता हो, तो उस केस में आप कंज्यूमेशन के बाद भी उसको रिवोक कर सकते हो, परंतु बच्चे होने के बाद नहीं। न तो एव अभिप्रजातयो हो, बच्चे होने नहीं हुए हो, कंज्यूमेट हो जाए परंतु कोई सेक्सुअल डिफेक्ट हो ऐसा पता चले, तो यू कैन स्टिल कैंसिल, बट नॉट आफ्टर द बच्चास आर बॉर्न। ठीक है, बच्चे बॉर्न हो जाए उसके बाद आप ये स्ट्रेच नहीं कर सकते, दिस हैज टू हैपन बिफोर। अगेन वेरी कॉमन सेंसिबल, बट दिस हैज बीन गिवन। अच्छा, द डिफरेंस इज, हमने इसके पहले डिवोर्स का देखा था कि किस किस परिस्थिति में डिवोर्स दिया जा सकता है। द डिफरेंस इज रिवोकेशन वर्सेस डिवोर्स। ठीक है, इसमें ये रिवोकेशन की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने जो देखा था वो डिवोर्स की बात थी। अच्छा, अब वो आगे कहते हैं कि जानबूझकर अगर ये कोई ना बताए कि दोष हो, पता हो और ना बताए, तो वो कहते हैं कन्या दोषम औपशायिकम अनाख्याय, कहा ना हो कन्या में दोष है, कुछ सेक्सुअल डिफेक्ट है और बताया नहीं है देने से पहले, तो क्या होगा, पण्यम अवति दंड शुल्क स्त्रीय धन प्रतिदानम। बेसिकली उसको आप दंड होगा, और जो आपने जो स्त्री धन वगैरह है वो आपको, जो पुरुष है पति, उसको दे देना पड़ेगा। सेम थिंग अप्लाइज ऑन द पुरुष एज वेल। वरयितु वा
अगर वर, एक तो ये कन्या, कन्या का आपने नहीं बताया, बट अगर वर में कोई दोष हो और वो आपने लड़की वालों को नहीं बताया है, तो वो लड़के को तो डबल दंड, लड़के के परिवार को तो डबल दंड मिलेगा। साथ ही विल हैव टू गिव अप ऑन जो जो डाउरी के लिए उन्होंने जो शुल्क वगैरह जो पैसे दिए होंगे लड़की वालों को, वो सारा भी वो उनको वो वापस नहीं मिलेगा, जो भी उन्होंने दिया किया होगा डाउरी के रूप में, शुल्क के रूप में। क्योंकि हमने देखा है ना कि लड़के पैसे देते थे, ये वाली परिस्थिति थी। स्त्रीधन भी वो लोग जो देते थे, एक वहां से आता था और एक इनके तरफ से जाता था, तो लड़के वालों की ओर से जो लड़की को जो दिया गया हो वो सारा भी उनको हाथ धो देने पड़ेंगे। एंड डबल जितना शुल्क का दंड स्त्री को मिलेगा, कन्या के परिवार को मिलेगा, उससे डबल वर के कुटुंब को मिलेगा। तो ये भी है। यही चीज जो है ये जो जानवरों का लेना देना हो, तो जानवरों को अगर बेचा हो कुछ उसके प्रॉपर्टीज कहकर, बट वो वैसे ना निकले, तो उसमें भी आपका रिवोकेशन है। और अगर जानबूझ के ना दिया हो तो उसमें भी दंड है ऑफ कोर्स, पर उसमें टाइम लिमिट है। तो जैसे पहले केस में वो कह रहे हैं कि बच्चे हो जाने की बात तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, पर बच्चे होने के साथ साथ एक और टाइम लिमिट है। क्या टाइम लिमिट है? आ संवत्सरात इति मनुष्याणाम, मनुष्यों के लिए सपोज एक साल में बच्चा ना भी हुआ हो, ठीक है, बट फिर कि मतलब बच्चा ना हुआ हो तो बच्चे होने तक क्यों का बच्चे होने, ऐसा नहीं है कि बच, तो इसमें उन्होंने कहा ना कि बच्चे होने के बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। पर अगर एक साल तक कि सपोज 10 साल तक बच्चे ना हुआ हो, तो क्या 9th साल में आप रिवोक कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहे 1 वर्ष का स्टिपुलेटेड टाइम है, मनुष्यों के लिए 1 वर्ष का स्टिपुलेटेड टाइम है। उसके बीच तावता ही कालेन शक्यम शौचो अशौचो ज्ञातुमिति, 1 साल के अंदर आपको सही से पता चल जाएगा सही है कि गलत है, डिफेक्ट है कि नहीं है। तो आप 1 साल तक के अंदर अंदर अगर रेस करते हो ये इशू और इसको रिवोक करते हो, तो ही आप रिवोक कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो कैंसिलेशन रिवोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में वो विवाह की बात भी कर रहे हैं, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। फिर लास्ट का इसमें दाता प्रतिगृहीता व ग्रहिता च स्याताम न उपहतौ यथा दाने क्रये व अनुशयम तथा कुरु सभासद, कि जब ये रिवोकेशन की बात जब होती है ना, तो इसका जो सेटलमेंट होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो भी सभासद जो ये करवा रहे हैं या जो जजेस है धर्मस्थ ये जो करवा रहे हैं, वो लोग को दोनों साइड का देख कर, दोनों तरफ के लिए जो सही हो, देने वाला लेने वाला दोनों तरफ के लिए जो सही हो, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में निर्णय लेना चाहिए। सो दिस इज ऑन लेन देन रिवोकेशन। दिस वाज द अदर चैप्टर। आई डोंट वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, आई थिंक 2 ठीक है, अगले इसमें करेंगे। आई थिंक वील कवर अगले चैप्टर में, अगले बार भी हम 3-4 एटलीस्ट 2-3 तो टॉपिक्स कवर कर देंगे। तो आई स्टॉप हियर। किसी को कुछ कहना है इस टॉपिक पे, शेयर करना है? कुछ नहीं? एनी थॉट्स? ओके, कोई बात नहीं, वी कैन एंड अर्ली, आई एम हैप्पी टू एंड अर्ली। तो आज प्रार्थना कौन करेंगे?